हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड पार्ट की तरफ। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करें। शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां दोनों के बीच में डील हो गई थी और ताईयोंग बोला कि अब से मैं यही वाला रूम यूज करूंगा जो कि सिस्टर ने वूजिन के लिए प्रिपेयर किया था। वूजिन ऐसा चाहती तो नहीं, मगर वो इसको अपनी सिस्टर का रूम भी नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो कुछ नहीं कह पाई। ताईयोंग को रूम में आकर बड़ा मजा आ रहा था। इसके बाद दोनों अपने फोन में एक दूसरे के नाम चेंज करते हैं। ताईयोंग ने उसका नाम टेम्परेरी शेल्टर रख दिया और वूजिन ने उसका नाम टेम्परेरी हेल्पर रख लिया। वो यही सोच रही होती है कि बस एक मंथ की बात है, उसके बाद मैं इसे यहाँ पर नहीं रुकने दूंगी। जाकर उसके डोर पर नॉक करती है, उसको भी बता देती है कि 1 महीने से ज्यादा एक दिन भी तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते। वो बोला कि हाँ, इससे ज्यादा मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। अब वूजिन उसे कह रही थी कि इस तरह रूम में रहकर तुम सियोन का ख्याल कैसे रखोगे, चलो बाहर आओ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ताईयोंग अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। मैनेजर बोला तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मैरिड हो और तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल रखना है, जिस पर ये कहता है कि मैं मैरिड तो नहीं, लेकिन 1 महीने के लिए मुझे उस बच्चे का ख्याल रखना होगा। लेकिन मैनेजर उसको मना कर रहा था कि वैसे ही उस फोटोग्राफर ने आने में इतनी देर कर दी है और ऊपर से तुम भी चले जाओगे तो काम कैसे होगा, इतनी इमरजेंसी बनी हुई है। फोटोग्राफर से मैनेजर को याद आया कि अरे तुम भी यहाँ आने से पहले फोटोग्राफर थे ना, यानी कि वो अब इसकी हेल्प चाहता है और कहने लगा कि अगर तुम्हें लीव चाहिए तो फिर देख लो। नेक्स्ट सीन में उस बेचारे को फोटोग्राफी करने के लिए जाना पड़ा क्योंकि उसे 1 महीने की छुट्टी चाहिए थी। वो खुद से कहता है कि इतने सालों से मैंने कैमरा को उठाया तक नहीं, लेकिन खैर ये आखिरी बार होगा। दूसरी तरफ हमें एक बहुत बड़ी फोटोग्राफर एमी चू को दिखाया गया जो कि बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई थी और उसका डायरेक्टर उसे कह रहा था कि देखो इस जगह की क्या हालत बनाई हुई है, और ये देखो सोशल मीडिया पर फिर से तुम्हारी न्यूज आ गई कि शूट वाले दिन ही तुमने अपना शूट कैंसिल कर दिया। जबकि एमी चू उठते हुए कहने लगी कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पसंद बताने लगी कि उसको किस तरह की जगह में फोटोग्राफी करनी है। डायरेक्टर उसकी बातें सुनकर ही हैरान था कि ऐसी जगह भला कहाँ पर ही मिलेगी। खैर इसके बाद जब वो वापस जा रहा था तब उसने यही बातें किसी और को करते हुए सुना। जल्दी से दरवाजे में से उसको देखने लगा जो कि ताईयोंग था, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल एमी चू की तरह लग रही है। ताईयोंग अचानक से इसको देखकर डर गया था। डायरेक्टर चोमो कहने लगा कि प्लीज गलत मत समझना, मैं फिल्म प्लोटो की तरफ से आया हूँ, और उसको अपना कार्ड पकड़ा देता है क्योंकि इसे एमी चू के लिए कोई अच्छा असिस्टेंट चाहिए था। यहाँ वूजिन ताईयोंग के लिए नोट्स बना रही थी कि उसको सारा दिन बेबी सियोंग को कैसे रखना है, उसको अच्छा खाना खिलाना है, उससे बातें करनी है और एक्टिविटीज के थ्रू उसको अच्छी अच्छी चीजें सिखानी है। फिर जॉब पर जाने के लिए अपने कपड़े वगैरह रेडी कर रही थी और साथ ही साथ वो सियोन से मजे मजे की बातें कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में ताईयोंग घर आ गया था। यहाँ उस कार्ड को देखकर वो डायरेक्टर की बात को याद करने लगा कि अगर तुम हमारे साथ काम करो तो हम तुम्हें 1 दिन का 1 मिलियन दे सकते हैं। लेकिन ताईयोंग ने तो फोटोग्राफी छोड़ दी थी, इसलिए उसने मना कर दिया। तभी वूजिन ने डोर पर नॉक किया और ताईयोंग गुस्से में उसे कहने लगा कि हर वक्त इस तरह नॉक कर करके तुम दरवाजे में सुराख कर दोगी। वो बोली कि नॉक करने के लिए तुमने ही तो कहा था। खैर बाहर आओ। जब वो बाहर आया तो ये सारे नोट्स उसको दिखाते हुए बता रही थी कि सारा दिन तुमने सियोन को कैसे ट्रीट करना है, और हाँ साथ ही मुझे हर एक्टिविटी की पिक्चर्स भी भेजते रहना ताकि मुझे पता चले। जबकि इधर ताईयोंग को गुस्सा आ रहा था। वो उठते हुए धीरे से कहने लगा कि इस लड़की को कौन बर्दाश्त करेगा। वूजिन ने जवाब दिया कि मुझे सुनाई दे रहा है। रूम में जाने के बाद ये भी उसके बारे में कहती है कि अजीब ही कोई लड़का है, और वो वापस से आते हुए कहने लगा कि मुझे भी सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ वूजिन ऑफिस के लिए रेडी हो चुकी थी और सियोन को ब्रेकफास्ट करा रही होती है। तभी उसने ताईयोंग के डोर पर नॉक किया। उसको बताने लगी कि समधी जी आपकी ड्यूटी का टाइम हो गया, और वो बोला कि 9 से 6 की बात हुई थी ना, लेकिन अभी तो 8 बज रहे हैं। वूजिन बोली कि समधी जी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लेते तो आज मुझसे ये सवाल न कर रहे होते। अगर यहाँ नहीं रहना चाहते तो जा सकते हो। बेचारा ताईयोंग कैसे जाता। वूजिन अपना बैग लेकर सियोन को बाय बाय करते हुए ऑफिस को निकल गई थी और इधर ताईयोंग उसको खाना खिलाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में वूजिन अपनी कंपनी पहुंच आई थी और वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होती है कि मैं अच्छे से काम करूंगी, क्योंकि वो अभी भी फुल टाइम वर्कर नहीं थी बल्कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थी। उसको थोड़ा बुरा भी लगा जब उसको सिर्फ आईडी कार्ड मिला और बाकी के एम्प्लॉइज को थोड़ी ज्यादा चीजें मिल गई थी, लेकिन खैर वो फिर भी मोटिवेटेड रही। यहाँ ताईयोंग घर की सफाई कर रहा था। वो कहता है कि इसने अपना सारा सामान लिविंग रूम में बिखेरा हुआ है, आखिर ये उस रूम में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती। फिर उसकी उन नोट्स पर नजर पड़ी कि बेबी का ख्याल कैसे रखना है। अब वो उसको एक एक करके कंप्लीट करने लगा, जैसे कि बेबी सियोन को खाना खिलाना, उसके साथ बातें करना और उसको चॉकलेट जैसी चीजों से दूर रखना। लेकिन ये फिर भी उसको थोड़ा बहुत चॉकलेट खिला देता है क्योंकि कौन सा उसको वूजिन देख रही थी। साथ ही वो हर एक्टिविटी की पिक्चर लेकर वूजिन को भी भेज रहा था, जो कि काफी बिजी लग रही थी क्योंकि आज जॉब का पहला दिन था और उनको कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था। यहाँ ताईयोंग अपने रूम में आता है और सियोन को उसने बाहर ही रुकने
के लिए कह दिया था कि अंदर नहीं आना, और फिर पिक्चर लेकर वूजिन को सेंड करते हुए कहता है कि मैं बेबी को नो कहना सिखा रहा हूँ। खैर सारा दिन यही चलता रहा और फिर आखिरकार 6 बज गए। ताईयोंग बात लेते हुए जाता है और सियोन से कह रहा था कि बस यहीं पर आराम से बैठे रहना, 10 मिनट में तुम्हारी आंटी आती ही होगी। शावर लेते हुए वो सोच रहा था कि क्या मुझे सारा महीना ऐसे ही गुजारना होगा। इसी दौरान शावर में ठंडा पानी आना शुरू हो गया था और वो फौरन से पीछे हट गया। हीटिंग टूल को चेक करने के लिए वो बाहर आता है और इधर अचानक से वूजिन उसको देखकर चीख मार देती है। दोनों ही डर गए थे और वो पूछने लगी कि तुम ऐसे बाहर क्यों आ गए हो। ताईयोंग बोला कि खुशी से थोड़ी ना आया हूँगा, गर्म पानी आना बंद हो गया था, वही देखने के लिए आया था। नेक्स्ट सीन में दोनों साथ में उसको चेक कर रहे थे कि अचानक से इसको क्या हो गया। ताईयोंग पहले तो कहता है कि मुझे ये ठीक करने आता है, मगर ये उससे भी नहीं हो पा रहा था। तो वूजिन को उस पर गुस्सा आता रहा और इसके बाद वो सर्विस सेंटर में कॉल करती है, लेकिन बॉयलर को ठीक करने के लिए 1 मिलियन लग रहा था और इतने पैसे तो इन दोनों में से किसी के पास भी नहीं, इसलिए वूजिन ने उनको मना कर दिया। वूजिन काफी ज्यादा परेशान हो गई थी कि अभी तक हमने सियोन को बात भी नहीं दिलाया, क्या करेंगे, कैसे दिलाएंगे उसको बात, इतनी ठंड भी है। जबकि ताईयोंग बोला कि समधी जी अब तुम आ गई हो ना तो खुद ही संभालो, मैं तो जा रहा हूँ अपने रूम में। जिसके बाद वो चला गया था। यहाँ वूजिन इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी, जिस पर ताईयोंग बाहर आते हुए कहने लगा कि और कितना शोर मचाओगी। ये बोली कि मुझे सियोन को बात दिलाना है, कुछ बकेट ढूंढ रही हूँ ताकि इसके नहाने के लिए पानी गर्म कर सकूँ। समधी जी क्या प्लीज तुम इसको पकड़ के रखोगे जब मैं इसे बात दिला रही हूँ, कहीं इसको चोट ना लग जाए। अब ताईयोंग को दोबारा उसके पास आना पड़ा, वो चाहता तो बिल्कुल भी नहीं था। खैर इसके बाद वो दोनों मिलकर सियोन को नहलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको नहलाना कम और ये दोनों लड़ ज्यादा रहे थे। वो कहती है कि ठीक से पकड़ो ना, तुमसे अच्छे से पकड़ा भी नहीं जा रहा। जबकि ये बोला कि इतना आराम आराम से पानी डालती रहोगी तो सारा पानी ठंडा हो जाएगा। इस तरह करके दोनों सारा टाइम लड़ते रहे, जैसे तैसे करके बेबी को बात दिला दिया। अब ये दोनों काफी ज्यादा थके हुए थे और वूजिन ताईयोंग से कहने लगी कि अगर तुम उसको अच्छे से पकड़ लेते ना तो 30 मिनट पहले ही ये सारा काम खत्म हो चुका होता। फिर से इन दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो गई थी। इसी दौरान अचानक से पानी की आवाज आई और जब इन दोनों ने देखा तो दोबारा से सियोन पानी में बैठ गया था। दोनों की मेहनत पर पानी फिर गया। जल्दी से जाकर उसको उठाते हैं और उसको वाइप करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया। वूजिन अपनी जॉब पर पहुंच आई थी और आज ऑफिशियली उसका पहला दिन था, इसलिए ताईयोंग उसको मैसेज करके कांग्रेचुलेशंस करता है और कहता है कि सबसे अच्छे से छुपा कर रखना कि आज तुम नहा कर नहीं गई। वूजिन को उस पर गुस्सा आया। खैर वो अपने बालों को संवारते हुए अपने कैबिन में आती है। यहाँ उसका एक कुलीग उसको हेलो हाय कर रहा था। फिर बातों ही बातों में उससे पूछने लगा कि अरे तुम वो कल वाली लड़की नहीं हो जिसके बच्चे ने लॉबी में गंद मचा दिया था, तुम्हारा ड्रेस तो बिल्कुल वही लग रहा है, मैंने देखा था वीडियो में। बेचारी वूजिन तो एम्बेरसमेंट के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही और अगले ही सीन में वो वॉन के साथ वो वीडियो देख रही थी और बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है। उसको ताईयोंग पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि वॉन उसे कहने लगी कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, कम से कम इस वीडियो में तुम्हारा फेस तो नजर नहीं आ रहा ना। इधर ताईयोंग अपनी मदद आप ही उस बॉयलर को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर इसके लिए कुछ टूल्स चाहिए थे और वो इनके घर थे नहीं तो हमसायों से लेने के लिए चला गया। उनका हमसाया बाइदुई से देखते हुए कहने लगा कि अरे तुम वही लड़के नहीं हो जो यहाँ पर न्यू शिफ्ट हुआ है और तुम्हारा ट्रक मेरी मॉम की बिछाई हुई मिर्चियों पर चढ़ गया था। ताईयोंग को उसका हुलिया देखकर वो बड़ा अजीब पर्सन लगा। खैर वो कहता है कि हमारा बॉयलर खराब हो गया है तो मुझे कुछ टूल्स चाहिए। बाइदू ने ये सुनकर जवाब दिया कि सियोन के घर का बॉयलर खराब हो गया है तो मैं चुप कैसे बैठूंगा, चलो मुझे ठीक करना आता है, मैं ठीक कर देता हूँ। ना चाहते हुए भी ताईयोंग उसे अपने घर पर ले आया था और जिस तरह बाइदू अपनी तारीफें कर रहा होता है ना कि मैं इन चीजों में बहुत ज्यादा माहिर हूँ, इधर ताईयोंग को तो बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसा। उल्टा उसे कहने लगा कि अगर तुम इतने ही काबिल हो तो सब लोग इस वक्त जॉब पर चले गए हैं और तुम घर पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर बाइदू को गुस्सा आ गया। वो इसे कहता है कि दिखने में तो तुम भी ठीक ठाक फिट लग रहे हो, तो इस वक्त घर पर क्या कर रहे हो जबकि सब लोग जॉब पर चले गए। ताईयोंग बोला कि मैं तो पेरेंटल लीव पर हूँ। अब बाइदू कहने लगा कि क्या मतलब, तुम सियोन की बात कर रहे हो कि वो तुम्हारा बच्चा है। वैसे उस लड़की को तो मैंने यहाँ पर कई बार देखा है पर तुम्हें नहीं देखा, बताओ तुम दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ताईयोंग उससे पीछे पीछे की तरफ जाता रहा और क्या ही जवाब देता क्योंकि उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। आखिरकार वो कहने लगा कि हम दोनों क्यूट कपल हैं, मेरा मतलब कि हम दोनों मिलकर एक क्यूट से बेबी को पाल रहे हैं। बाइदू को कुछ समझ तो नहीं आई, लेकिन खैर दूसरी तरफ वूजिन काफी थकी हुई लग रही थी। तभी उसको एलिवेटर में कोई नजर आया जो उसे जाना पहचाना लग रहा
रहा था उसका पीछा भी करती है पर उसका फेस नहीं देख पाई। जब वो कैबिन में वापस आई तो उसका कुलीग उसे पूछने लगा कि अरे तुम कहाँ थी, टीम लीडर आ चुका है। और ये बोली कि टीम लीडर। यहाँ वही लड़का मिस्टर पर्क अचानक से इसके सामने आता है और उसे देखकर ये बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया कि ये दोनों यूनिवर्सिटी फेलोज थे और ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन बेचारे कह नहीं पाए। प्रेजेंट में मिस्टर पर्क उससे बहुत ही फॉर्मल होके बात कर रहा था क्योंकि अब वो यहाँ का टीम लीडर है। कुछ टाइम बाद भी वूजिन को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लड़का है और चुप चुप कर उसे देखती रही कि तभी उसने भी इसे देख लिया था। दूसरी तरफ बाइदू बॉयलर को ठीक करने के चक्कर में उसको बुरी तरह से जला देता है। ये देखकर तो तायोंग भी बहुत ज्यादा डर गया था और जब वो इधर मुड़ा तो बाइदू वहाँ से भाग चुका। नेक्स्ट सीन में वूजिन बस में बैठी हुई थकी हारी घर आती है और यही सोच रही थी कि मैं गर्म पानी का शावर लेना चाहती हूँ, लेकिन जब वो घर पहुँची और वो हीटिंग टूल देखा तो वो बिल्कुल ही बंद हो चुका था। अब वो तायोंग से पूछने लगी कि तुमने इसके साथ छेड़छाड़ी की है क्या? वो तो बिल्कुल ही अनजान बन रहा था कि नहीं नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगा। जो सुनकर वूजिन सर्विस सेंटर कॉल करने वाली थी और इधर तायोंग कहता है कि ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, हमें इनसे गुस्से से बात करनी चाहिए, दिखाओ जरा मुझे दो अपना फोन। मैसेज टाइप करते हुए कहता है कि तुम लोग मेरी वाइफ का फोन क्यों नहीं उठा रहे। वूजिन ने फौरन उसके हाथ से ले लिया था कि इधर दो, तुम मुझे अपनी वाइफ क्यों कह रहे हो, इस तरह बात नहीं की जाती। बेबी सियोन इन दोनों को बहस करते हुए देख रहा था कि मुझसे ज्यादा बच्चे तो ये दोनों है। खैर इसके बाद ये लोग मिलकर कपड़े वॉश कर रहे थे। इसी दौरान वूजिन ग्रुप के मैसेजेस देख रही थी कि वो जो उस दिन वियर्ड कपल हमें लॉबी में नजर आया था ना, वो लड़की हमारे ही ग्रुप में है। ये देखकर वूजिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो वीडियो तायोंग को दिखाते हुए कहने लगी कि ये देखो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, मैं ऑफिस में किसी से नजरें नहीं मिला पा रही। तायोंग भी क्या ही कहता, जान छुड़ाने के लिए कहने लगा कि इसमें तुम्हारा फेस नजर थोड़ी ना आ रहा है। इधर वूजिन बोली कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैं उसके सामने ऐसे नहीं जाना चाहती थी, वो मेरा पहला प्यार था, मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ। इधर तायोंग को तो समझ नहीं आती कि ये लड़की पागल वागल तो नहीं हो गई, क्या बड़बड़ाई जा रही है। अगली सुबह वूजिन ने ठंडे पानी से शावर ले लिया था और अब वो खांसती ही जा रही थी। तायोंग ने जब देखा तो उसे कहने लगा कि इस तरह तुम बीमार हो जाओगी, पर वो बोली कि तुम अपने काम से काम रखो, मैं जा रही हूँ ऑफिस। इसके बाद वो बेबी को खाना खिलाने लग जाता है। आज का दिन भी यूं ही गुजर गया और कल का दिन 4th डे था कि अभी भी बॉयलर ठीक नहीं हुआ। आज दोबारा वूजिन ने ठंडे पानी से शावर लिया। उसे खांसते हुए देखकर तायोंग ने फिर से पूछा कि आज तुमने दोबारा ठंडे पानी से शावर लिया? तो वो बोली कि हाँ, जिसके बाद वो ऑफिस के लिए चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो टीम लीडर को प्यारी ना दिखे। जब वो ऑफिस आई तो कुछ कुलीग्स आपस में बातें कर रहे थे कि कल के दिन टीम लीडर नहीं आने वाला और ये सुनकर वूजिन खुश हो गई कि शुक्र है कल मुझे शावर लेने की जरूरत नहीं। अगली सुबह वो बगैर शावर लिए ऑफिस के लिए तैयार हो गई थी और आज तो बेबी सियोन को भी उसके पास से स्मेल आ रही होती है, लेकिन खैर उसे शावर तो फिर भी नहीं लेना और इस तरह वो ऑफिस पहुंच आई। यहाँ उसकी बदकिस्मती तो देखो कि मिस्टर पर्क पहले से आकर बैठा हुआ था, जिसे देखकर तो अब ये खुद को ही कोसने लगी कि आज तो इसे नहीं आना था। नेक्स्ट सीन में तायोंग सियोन को अपने सामने बिठाकर वॉशरूम में कपड़े धो रहा था और इसी दौरान उसको अपने आप से भी स्मेल आने लगी थी। वो कहता है कि आज तो मुझे भी नहाना होगा, लेकिन बॉयलर के बगैर कैसे चलेगा सब कुछ। अब वो बाहर आकर फिल्म प्लॉटो का वो कार्ड निकालता है और नेक्स्ट सीन में उसने सियोन को अपने दोस्तों के पास छोड़ दिया था उसका ख्याल रखने के लिए और खुद एमिचू के डायरेक्टर के पास आ गया था एक दिन के लिए काम करने को, जबकि डायरेक्टर ने उसको अच्छे से समझा दिया कि देखो एमिचू के सामने ज्यादा चूचा नहीं करनी। तायोंग बोला कि हाँ हाँ ठीक है समझ गया हूँ। वैसे वो इस टाइप का था नहीं, क्योंकि वो जब भी फोटोग्राफी करता तो सारी अरेंजमेंट वो अपने अकॉर्डिंग किया करता था। इसके बाद वो एमिचू के टीम में उसके साथ काम करने को आ गया था और इसी दौरान जब एमिचू ने उसे देखा तो पूछने लगी कि तुम कौन हो और उसने बताया कि मैं आज के दिन पार्ट टाइम जॉब करने को आया हूँ। ये सुनकर वो बोली कि मुझे किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो, जबकि तायोंग कहता है पर मुझे 1 मिलियन की जरूरत जरूर है। आगे कुछ भी कहने से पहले एमिचू की यहाँ पर एक लड़की के साथ बहस स्टार्ट हो गई थी, जिसके बाद वो तायोंग के बारे में तो भूल ही गई। इसके बाद जब फोटोग्राफी स्टार्ट हुई तो तायोंग ने लाइटिंग की सारी अरेंजमेंट्स पहले से ही बिल्कुल वैसे कर दी थी जैसे एमिचू को पसंद है। बाद में जब उसने एमिचू को बताया और कुछ अच्छी अच्छी टिप्स भी दी तो सुनकर वो हैरान हो गई कि तुमने मुझसे पूछे बगैर सारी अरेंजमेंट खुद ही कर ली। जिस पर तायोंग ने जवाब दिया क्योंकि मैं जानता हूँ आपको नहीं पसंद कि कोई आपको बीच में टोके। अब एमिचू उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। उधर वूजिन सारा दिन ऑफिस में खांसती रही और मिस्टर पर्क ने उसको नोटिस कर लिया था। आफ्टर दैट एक मीटिंग होती है जिसमें दोनों एक दूसरे को चोरी छुपे नजर से देख रहे थे। बेचारी वूजिन को तो इस बात का भी दुख था कि आज मैं नहा कर नहीं आई। खैर कुछ टाइम के बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और जब सब लोग चले गए तब भी वो काफी खांस रही थी। मिस्टर पर्क ने इस बार भी नोटिस किया। नेक्स्ट सीन में जब तायोंग वापस आया तो उसके दोस्त सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि क्या तुम एमिचू के असिस्टेंट बने थे जो कि तुम हमेशा से बनना चाहते थे, वो कितनी ज्यादा फेमस है। मगर तायोंग बोला
बोला कि बस भी कर दो, सिर्फ एक दिन के लिए था, अब फाइनली मैं बॉयलर ठीक करवा सकता हूँ। दूसरी तरफ वूजिन और मिस्टर पर्क एक साथ एलिवेटर में आ गए थे और उसकी खराब तबीयत देखकर पर्क कहने लगा कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ ताइयोंग ने घर का बॉयलर ठीक करवा लिया था और उस आदमी के जाने के बाद वो बिखरा हुआ घर देखता है कि एक दिन घर की सफाई ना करो तो सब कुछ कितना बिखरा बिखरा लगता है। इसी दौरान उसकी नजर बेबी सियोन पर पड़ी जो उसके रूम में चला गया था, तो जल्दी जल्दी से उसे उठाने के लिए आ जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी उसकी नजर उस भैया के दिए हुए कैमरा पर पड़ी। आज उसे फिर से भैया की याद आ जाती है। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि इस कैमरा को उसने फेंक दिया था लेकिन शायद फिर से उठा लिया। दूसरी तरफ पर्क ने वूजिन को ड्रॉप कर दिया था और पूछने लगा कि तुम यहाँ कब से शिफ्ट हुई, तो वो झूठ बोलते हुए कहने लगी कि बस कुछ ही टाइम हुआ है। जो सुनकर पर्क बोला कि हमारे ब्रेकअप को काफी साल हो गए ना, उसके बाद कभी हम मिले भी नहीं और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि एक दिन हम ऐसे मिलेंगे। वूजिन बोली कि हाँ मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था और तुम मुझसे इतना फॉर्मल रहे कि मुझे तो लगा कि शायद तुम मुझे भूल ही गए हो। इस पर पर्क ने पूछा कि क्या तुम्हें ये बुरा लगा, और वो इसका निक नेम लेते हुए कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर फौरन से मिस्टर पर्क कह दिया। खैर इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर चला गया और इधर वूजिन सोच रही थी कि आज मैंने फिर इससे झूठ बोल दिया। उधर पर्क काफी खुश हो रहा होता है। पास्ट को याद करता है कि जब वो वूजिन को अपनी फीलिंग्स बताने ही वाला था, पर वूजिन ने बताया कि आज के बाद से हम नहीं मिल सकते क्योंकि मैं अब्रॉड जा रही हूँ लैंग्वेज स्टडी करने के लिए। खैर जब वूजिन यहाँ घर आती है तो सब कुछ बिखरा बिखरा पड़ा हुआ था और वो ताइयोंग से पूछने लगी कि ये सब कुछ इधर उधर क्यों पड़ा हुआ है, तुमने सफाई क्यों नहीं की। वो बोला कि आज कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था इसलिए मुझे घर से बाहर जाना पड़ा, और वूजिन ने तो इसे लड़ना ही शुरू कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट में ये बातें तो नहीं थी। दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो गई। ताइयोंग कहता है कि मैंने आज वो कुछ भी किया जो मैंने कभी खुद के लिए भी नहीं किया था, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई थी ना कि मेरे रूम में कोई नहीं जाएगा। आज सियोन मेरे रूम में भी आया, मेरा कैमरा भी निकाला था उसने। वूजिन कहती है कि तुम्हारी वजह से बॉयलर खराब हुआ, मैं कितनी गंदी लग रही थी, पता नहीं उस पर मेरा क्या इंप्रेशन पड़ा होगा। ताइयोंग को तो अभी भी समझ नहीं आती कि ये किसकी बात कर रही है। खैर वो कहने लगा कि जाकर शावर ले लो, मैंने बॉयलर ठीक करवा दिया है, इसीलिए ही तो आज घर इतना गंदा पड़ा हुआ था। ये सुनकर तो वूजिन को यकीन ही नहीं आता कि क्या सच में। खैर इसके बाद वो शावर लेने के लिए जाती है और फिर जब बाहर आई तो उसने देखा कि सियोन भी सो चुका। फिर ताइयोंग के पास आकर बैठ गई थी। उसने इसको ड्रिंक ऑफर की, जबकि ये बोली कि मेरे पास अल्कोहल पड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी से अल्कोहल की बोतल उठा लाई। आफ्टर दैट ड्रिंक करते हुए पास्ट की बातें कर रहे थे कि इनका वक्त कितना मुश्किल से गुजरा था। खैर इसके बाद वूजिन कहने लगी कि तुम्हारे पास बॉयलर को ठीक करवाने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आए, लेकिन खैर मेरे पास फिलहाल तुम्हें हाफ पैसे देने को नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 3-4 महीने की इंस्टॉलमेंट्स में दे दूं। ताइयोंग बोला कि भूल जाओ उन पैसों को, देने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मैं यहाँ 1 महीने के लिए रहने को आया हूँ, मेरा टाइम मत बढ़ाओ। वूजिन का भी यही कहना था कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, खामखा हमें एक दूसरे के लिए मुश्किल नहीं बढ़ानी चाहिए। और नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया। ताइयोंग उठकर अलार्म बंद करता है और फिर उसने देखा कि वूजिन उसके बेड पर लेटी हुई थी। पहले तो वो नींद में था लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद उसे रियलाइज हुआ और दोनों ही एक दूसरे को देखकर चीख मारते हैं। जल्दी जल्दी दोनों बेड से उठ गए थे। वूजिन कहने लगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। वो बोला कि मैंने क्या किया, तुम मेरे बेड पर लेटी हुई थी, नजर नहीं आ रहा। इन दोनों के बीच में बहस चल रही थी और बेबी सियोन इन दोनों को मजे मजे से देखता रहा। इसके बाद जब दोनों बाहर आए और टेबल पर इतने सारी अल्कोहल की बोतल्स देखी तो इनको याद आया कि कल रात हमने एक अल्कोहल की बोतल नहीं पी थी बल्कि एक एक करके निकालते गए और पीते गए, इसीलिए ही तो दोनों इतना ड्रंक हो गए। इसके बाद दोनों ने ही बहुत बच्चों वाली हरकतें की थी। ताइयोंग उसको अपने बचपन की चीजें दिखा रहा था, अपने रिवार्ड दिखा रहा होता है, जिस पर वूजिन कहने लगी कि अरे तुम तो कितने जीनियस हो। ताइयोंग को याद करके यकीन नहीं आता कि मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ, जबकि वूजिन को भी याद आया कि रात में वो अपनी सिस्टर को याद करके ऊंचा ऊंचा रो रही थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल रात इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बस गर्मी लगने की वजह से ताइयोंग ने अपनी शर्ट उतार दी थी। दोनों ही काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहे थे और अपना मचाया हुआ गन साफ करते हुए कहते हैं कि आज के बाद हम ड्रिंक नहीं करेंगे, बल्कि इस घर में आज के बाद ड्रिंक करना बैन। ताइयोंग गुस्से में अपने रूम में चला गया था कि तुम खुद सफाई करो, और इसके बाद काफी टाइम तक वो अपने रूम में रहा। असल में वो एम्बेरसमेंट के बारे बाहर नहीं आ पा रहा था। इधर वूजिन भी सियोन का ख्याल रखते हुए बार बार ताइयोंग पर नजर रख रही होती है। आज सारा दिन वो घर पर रहने वाली थी क्योंकि वीकेंड जो है। नेक्स्ट सीन में वूजिन ने जब अपनी फ्रेंड को बताया तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई कि क्या तुमने उस लड़के के साथ नाइट स्पेंड की, और ये बोली कि धीरे से बोलो, मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड नहीं की, बस अल्कोहल पीने की वजह से एक बेड पर आ गए थे। लेकिन अब वॉन उसको चिढ़ाने लगी थी कि कहीं तुम उसके लिए फीलिंग्स तो
तो नहीं जनरेट करने लग गई। दूसरी तरफ ताइयोंग का भी यही हाल था। वो अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है पर उसका पूरा ध्यान उसकी तरफ था नहीं। तो दोस्त इससे पूछने लगे कि तुम्हें हुआ क्या है, बड़े अजीब बिहेव कर रहे हो, बताओ उस लड़की के साथ तुम्हारी लाइफ कैसी गुजर रही है। अरे अब तो तुम्हारे बालों से लड़कियों के शैम्पू की खुशबू भी आने लग गई। ताइयोंग को गुस्सा आ गया कि उससे मेरी मुलाकात ही कब होती है, वो तो सारा दिन घर पर होती ही नहीं, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, जो कहकर वो जाने लगा। और तभी उसका दूसरा दोस्त उसे पूछने लगता है कि क्या वो प्यारी है, मेरा मतलब तुम्हारी समधी जी प्यारी है क्या। ताइयोंग के पास तो इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। इसके बाद जब वो घर आता है तो घर के बाहर ही उसकी वुजिन से मुलाकात हो गई और दोनों को एम्बैरेसमेंट के बारे समझ नहीं आती कि बात क्या करे। इसके बाद घर में भी इन दोनों की टकरार बार बार एक दूसरे से होती रही, ना चाहते हुए भी एक दूसरे के सामने आ जाते थे। और सिर्फ यही नहीं, अब तो एक दूसरे के बारे में सोचने भी लग गए। वुजिन ने गलती से अपनी ब्रा वॉशरूम में छोड़ दी थी, जो कि ताइयोंग ने देख ली थी, लेकिन वो उसे इस बारे में पता चलने नहीं देता। यहाँ वुजिन स्लाइडिंग विंडो ओपन कर रही होती है और तभी ताइयोंग की उस पर नजर पड़ गई। आज पहली बार उसे ये बहुत प्यारी लगने लगी और अपने दोस्त की बात याद आई कि वो प्यारी है क्या। जब वुजिन ने इसे देखा कि क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रहे हो, तो ये जल्दी से बात बदल देता है। इसके बाद ताइयोंग कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था और तभी वुजिन उसके मसल देखती रही। उसको भी वॉन की कही हुई बात याद आती है कि कहीं तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट तो नहीं होने लगी, जो कि अब वो सच में होने लगी थी। जैसे ही वुजिन को भी रियलाइज हुआ तो वो जल्दी से बात बदल देती है और बेबी सियोन इन दोनों की ये हरकतें देख रहा था। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया गया, जहाँ आज बातों ही बातों में फिर से वही बात आ गई। वुजिन के कुलीग्स उसे पूछने लगे कि सच सच बताओ तुम वो लड़की नहीं हो ना। वुजिन ने तो साफ साफ इनकार कर दिया कि अरे मैं बचपन से ही सिंगल हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो हस्बैंड कहाँ से आ गया, वो लड़की मैं नहीं थी। तब तक मिस्टर पर्क आ गया, जिसके बाद इन लोगों की मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। इस दौरान वुजिन ने कुछ अच्छे आइडियाज दिए जो कि पर्क को काफी पसंद आए और वो इसे अप्रिशिएट करता है। फिर इस आइडिया को आगे डिस्कस करने के लिए उसने वुजिन को अपने ऑफिस में बुला लिया था, जबकि यहाँ ताइयोंग बाहर कचरा फेंकने के लिए आया होता है। यहाँ अचानक से उसका आमना सामना बैदू से हो गया, जिसे वो रोकते हुए कहने लगा कि तुम वही हो ना जिसने मेरे घर का बॉयलर खराब किया, तुम्हें पता भी है मैं कितना ज्यादा डर गया था, इतना बड़ा नुकसान किया तुमने मेरा। बैदू साफ साफ मुकर गया कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से उसकी मॉम आई, जो इसे डांटते हुए कहने लगी कि तुमने फिर से स्मोकिंग की और इसका सारा गंद इस बोतल में फेंक दिया। बैदू तो मुकर रहा था कि नहीं नहीं मैंने कोई स्मोकिंग नहीं की, जबकि ताइयोंग कहने लगा कि नमस्ते आंटी, मैंने आपके बेटे को कल स्मोकिंग करते हुए देखा था, यानी कि उसने झूठ बोला। बैदू धीरे से उसे पूछने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, और ये बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरा 1 मिलियन का नुकसान कर दिया। तब तक यहाँ पर वुजिन आ जाती है और बैदू ताइयोंग को चिढ़ाने लगा कि अरे तुम्हारी क्यूट डार्लिंग आ गई। वो इसे इशारा करते हुए खामोश रहने के लिए कह रहा था और वुजिन पूछने लगी कि डार्लिंग क्या मतलब। बैदू ने भी जल्दी जल्दी से बात बदल दी कि नहीं नहीं मैं क्यूट बेबी की बात कर रहा हूँ। उसकी मॉम इसे कहती है कि तुम यहाँ पर रह रही हो, अगर तुम्हें किसी चीज का मसला हो या कोई भी चीज चाहिए हो तो बेझिझक होकर हमसे कह सकती हो। इसके बाद जब दोनों घर आए तो वुजिन कहती है कि पता नहीं उस हमसाये को क्या हो गया था, बार बार मुझे क्यूट डार्लिंग कह रहा था। और ताइयोंग कहने लगा कि क्या पता तुम उसको बेबी की तरह क्यूट लगी हो। थोड़ी देर बाद पर्क की कॉल आ गई थी कुछ डिस्कस करने के लिए, जबकि वुजिन ताइयोंग को इशारा करते हुए कहती है कि प्लीज सियोन को खामोश कराओ, क्योंकि वो पर्क को पता नहीं चलने देना चाहती कि मैं किसी लड़के के साथ रह रही हूँ या मेरे पास कोई बच्चा है। थोड़ी बहुत आवाजें तो उसने सुन भी ली, पर इसने बहाना लगा दिया कि असल में टीवी ऑन है ना। कॉल कटने के बाद वो ताइयोंग का हाथ पकड़कर उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि कल मैं जरा ओवर टाइम जॉब करूंगी और आने में देर हो सकती है, क्या प्लीज तुम सियोन का ख्याल रखोगे। ताइयोंग तो वैसे ही इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। सबसे पहले अपना हाथ छुड़ाया कि हाँ हाँ ठीक है, और इसके बाद जल्दी से रूम में चला गया। इसके बाद जब वो आधी रात को रूम से बाहर आया तो उसने देखा कि वुजिन अभी भी काम कर रही है, तो उसके पास पानी रख दिया। और कुछ टाइम के बाद जब सुबह हो गई थी तब भी उसने देखा कि वुजिन ने अभी तक काम करना बंद नहीं किया। पता नहीं क्यों, लेकिन अब उसको वुजिन की तबीयत की ज्यादा फिक्र होने लग गई। सियोन के साथ साथ अब वो वुजिन का भी ख्याल रख रहा था। उसके ऑफिस चले जाने के बाद ये उसकी पिक्चर को देखते हुए कह रहा था कि यहाँ पर वुजिन बहुत क्यूट लग रही है। आफ्टर दैट घर की सफाई करते हुए उसको वही स्टार मिला जो कल रात वुजिन ने अपने फेस पर लगाया हुआ था, और वो इसे बता रही थी कि मैंने और सिस्टर ने कितनी गरीबी के और मुश्किल दिन गुजारे थे, लेकिन मेरी सिस्टर ने कभी भी मुझे किसी चीज की कमी फील होने नहीं दी, और रेनी डेज में तो वो मेरे लिए चीज पैनकेक बनाया करती थी। प्रेजेंट में उसने बारिश देखी तो वुजिन के लिए चीज पैनकेक बनाने लगा ताकि उसको अच्छा फील
फील हो और सियोन से कहता है कि चलो तुम्हारी आंटी को एक दफा कॉल करके पूछ ले। देखो मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन तुम चाहते हो इसलिए मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। फिर जब उसने वूजिन को कॉल की, वूजिन ने बताया कि मैं 8 बजे तक घर आ जाऊंगी और हाँ साथ में डिनर के लिए भी कुछ ले आऊंगी। पर ताइयोंग कहने लगा कि मैंने बना लिया है, बस तुम जल्दी जल्दी से आ जाना। यहाँ पर्क ने वूजिन के जिम्मे कुछ और काम लगा दिया था, जिसकी वजह से उसे 8 बजे के बाद भी यहाँ पर रुकना पड़ा और बेचारा ताइयोंग यहाँ बैठा हुआ उसका वेट करता रहा। कुछ टाइम के बाद उसने वूजिन को दोबारा कॉल की, जिस पर वूजिन को रियलाइज हुआ कि काफी देर हो गई है और वो कहती है कि बस मैं आधे घंटे में पहुँच रही हूँ। यहाँ ताइयोंग सियोन से कह रहा था कि बाहर बारिश हो रही है और तुम्हारी आंटी अपने साथ अम्ब्रेला भी लेकर नहीं गई, शायद मुझे उसको बस स्टॉप से रिसीव करना चाहिए। देखो ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंसानियत भी तो किसी चीज का नाम है ना। गुड बॉय, तुम मुझे अच्छे से समझ रहे हो। जिसके बाद उसने सियोन को पड़ोसियों के हाथ छोड़ दिया। बाइदू अभी भी उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था कि क्यूट डार्लिंग को लेने जा रहे हो क्या, जबकि उसकी मॉम उसे कान से पकड़कर अंदर ले आई। वहाँ वूजिन घर के लिए निकल ही रही थी कि मिस्टर पर्क ने उसको रोक दिया कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, रास्ते में हम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस भी कर लेंगे। अब मजबूरन भी वूजिन को उसके साथ जाना पड़ा। दूसरी तरफ बेचारा ताइयोंग काफी टाइम से खड़ा बस स्टॉप पर वेट कर रहा था, इवन के वो खुद भी गीला हो जाता है। तभी उसने देखा कि वूजिन को कोई लड़का ड्रॉप करने के लिए आया है। उसका सूट बूट और उसकी पर्सनैलिटी देखकर वो अब इसको खुद से बेहतर लग रहा था या शायद जेलस फील कर रहा है। पर्क के जाने के बाद वूजिन ने भी इसे यहाँ पर देख लिया था और ये कुछ भी कहे बगैर वहाँ से जाने लगता है। शायद वूजिन को भी बुरा लगा। घर आने के बाद उसे पूछने लगी कि तुम वहाँ काफी टाइम से खड़े थे क्या, और वो इस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी सिस्टर के बाद अब तुम्हारे पास कोई अम्ब्रेला नहीं रहा, तो वो लड़का कौन था। कुछ देर बहस करने के बाद वो रूम में चला गया था। इधर वूजिन ने जब वो पैनकेक खाया तो उसको रियलाइज हुआ कि इसने मेरे लिए कितनी मेहनत की। इधर ताइयोंग दरवाजा खोलते हुए कहता है कि ऐसे वादे मत किया करो जिसको तुम पूरा ना कर सको, और इंतजार करने से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। जो कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में एमी चू का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसमें वो ताइयोंग की बात कर रही थी और उसकी तारीफ कर रही होती है। ये वाला इंटरव्यू वॉन और वूजिन ने भी रास्ते में देख लिया था। उनको तो यकीन ही नहीं आता कि ये सच में ताइयोंग की बात कर रही है। इधर ताइयोंग को भी अपनी तारीफ सुनकर काफी अच्छा लगा, जबकि उसके दोस्तों उसे मैसेजेस करके कह रहे थे कि वाह भाई ट्रीट कब दे रहा है। वूजिन जब घर आई तो ताइयोंग को कांग्रेचुलेशंस करते हुए वो फोटोग्राफी की बुक भी खरीद लाई थी और सियोन से कहती है कि तुम्हारा अंकल तो कितना अमेजिंग है। ताइयोंग को भी अच्छा लगा कि वूजिन इसको अप्रिशिएट कर रही है। तभी उसे एमी चू की कॉल आ जाती है, जो इसे कहती है कि कल आ जाना अपना कैमरा लेकर, और साथ ही कॉल भी कट कर दिया। अब और भी ज्यादा एक्साइटेड थी कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए, पर वो बोला कि मैं फोटोग्राफी छोड़ चुका हूँ और वैसे भी मेरे पास जॉब है, मैं पेरेंटल लीव पर हूँ। वूजिन फिर भी उसको मोटिवेट करती रही कि नहीं तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं गंवानी चाहिए, और वैसे भी तुम्हारे पास वो वाला कैमरा तो है ना जो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट था और उसको तुम नहीं फेंक पाए थे। पहले तो ताइयोंग सुनकर हैरान हो गया कि इसको किसने बताया। फिर उसे याद आया कि उस रात नशे में मैंने ही तो इसको सब कुछ बताया था, लेकिन लकीली ये नहीं बताया कि ये गिफ्ट दिया किसने था। नेक्स्ट सीन में ताइयोंग वूजिन की बातों को सोच रहा था कि क्या मुझे सच में फोटोग्राफी स्टार्ट करनी चाहिए। तभी उसने वूजिन को कॉल की और उसे कहता है कि क्या तुम आज जरा जल्दी घर आ पाओगी। वूजिन बोली तो फाइनली तुमने डिसाइड कर ही लिया। हाँ मैं 7 बजे तक आ जाऊंगी और जितनी भी मैं हेल्प कर सकूं मैं जरूर करूंगी। इसके बाद वो सारा दिन बार बार टाइम देखती रही ताकि वो टाइमली सब कुछ मैनेज कर ले और घर भी चली जाए, क्योंकि उसने वादा किया है और इस बार वो वादा नहीं तोड़ना चाहती। लेकिन उस बेचारी की किस्मत इतनी खराब है कि एंड टाइम पर पर्क ने उसको कुछ और काम दे दिया था और उसको थोड़ा देर से जाने के लिए कहता है। वूजिन को बुरा तो काफी लगा। अब वो ताइयोंग को कॉल करके उसे माफी मांग रही थी कि मैंने तुमसे वादा किया लेकिन मैं फिर भी इसको निभा नहीं पाऊंगी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन इस बार ताइयोंग को कुछ ज्यादा बुरा नहीं लगा। वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं सियोन के साथ मैनेज कर लूंगा। फिर क्या ही हो सकता था, वो सियोन को उठाकर अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन रास्ते में सियोन उसे बहुत तंग कर रहा होता है, बस रोई ही जा रहा था और चुप करने का नाम ही नहीं लेता। इसी दौरान उसने ताइयोंग की शर्ट भी गंदी कर दी। जहाँ ये बेचारा इतना कुछ सह रहा था, वहाँ दूसरी तरफ इसकी वजह से ही वूजिन आराम से बैठकर अपना काम कर पा रही थी। इसके बाद जब वो स्टूडियो में पहुंचा और एमी चू ने इसे देखा तो कहने लगी कि आज तुम बेबी को भी साथ लेकर आए हो, हर बार मुझे डिफरेंट तरीके से इम्प्रेस कर देते हो, चलो ऊपर आ जाओ। ऊपर जाने के बाद ताइयोंग उसे बता रहा था कि असल में कुछ सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि मुझे बेबी को साथ लाना पड़ा। खैर एमी चू को तो वो बहुत इम्प्रेसिव लग रहा था और इसको 3 घंटे दे दिए कि फोटोग्राफी का ये वाला टास्क तुम इसमें कंप्लीट करो। इसके बाद
उसने फोटोग्राफी के लिए सारी अरेंजमेंट करना शुरू कर दी, सियोन को साइड पर बिठा देता है कि बेटा यहाँ पर आराम से बैठे रहना। वैसे तो वो इतने सालों के बाद फोटोग्राफी कर रहा है, लेकिन उसे करने में मजा आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ वूजिन और पर्क मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो इससे वूजिन को याद आया कि एक बार यूनिवर्सिटी लाइफ में भी ऐसे सारी रात जागकर हमने एक प्रोजेक्ट पर काम किया था ताकि स्कॉलरशिप जीत सके। पर्क से कहने लगी कि वो भी क्या दिन थे ना जब हमने स्कॉलरशिप के लिए इतनी मेहनत की, और पर्क कहता है कि स्कॉलरशिप के लिए नहीं बल्कि सारी रात तुम्हारे साथ बेटर रहने के लिए मैंने ये सब किया था। वूजिन को ये सुनकर अच्छा लगा क्योंकि शायद अभी भी वो उसे पसंद करती थी। दूसरी तरफ ताइयोंग को दिखाया गया जो कि फोटोग्राफी में बिजी था। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आई और वो जल्दी से आता है। उसने देखा कि बेबी सियोन को चोट लग गई है। उसको उठाते हुए हॉस्पिटल ले आया। हॉस्पिटल में लाकर जब उसके हाथ पर चोट देखी तो नर्स इसके गार्डियन के बारे में सवाल कर रही थी और पूछने लगी कि तुम इसके क्या लगते हो। वहाँ वूजिन पर्क के साथ किसी क्लाइंट को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए आई थी, जबकि इधर ताइयोंग उसे कॉल्स पर कॉल्स कर रहा था, लेकिन ये फोन नहीं उठाती क्योंकि वो साइलेंट पर था। ताइयोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि गार्डियन के बगैर बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा था। और इधर वूजिन ने जब अचानक से अपना फोन देखा तो ताइयोंग को फोन करते हुए पूछने लगी कि क्या हुआ, इतनी सारी कॉल्स, और वो बोला कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो, बच्चा हॉस्पिटल में है। वूजिन हैरान हो गई कि क्या हॉस्पिटल में अभी आ रही हूँ। इधर पर्क कहने लगा कि क्या हुआ है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ताइयोंग ने जब पर्क की आवाज सुनी तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा और आगे कुछ भी कहने से पहले ही उसने फोन कट कर दिया। कुछ टाइम के बाद वो हॉस्पिटल पहुँच आई थी। उसने रजिस्ट्रेशन करवाई और फिर सियोन का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था, लेकिन ताइयोंग उससे अभी भी बात नहीं करता। थोड़ा और टाइम गुजरने के बाद वूजिन इससे पूछने लगी कि सियोन को चोट कैसे आई, तो इसने पहला सवाल यही किया कि तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही थी। मैंने कहा था तुम्हें कि मुझे वेट करने से सख्त नफरत है, और ऐसे प्रॉमिस करती ही क्यों हो जिसको तुम निभा ना सको। सियोन की गार्डियन तुम हो, मैं नहीं। इधर वूजिन उसे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी और क्या तुम थोड़ी देर के लिए भी बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते थे। ताइयोंग को गुस्सा आ गया कि अगर मैं उसका ख्याल रख सकता तो क्या मैं उसकी कस्टडी ना ले लेता, और आज तुम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकती, कल बच्चे का ख्याल कैसे रखोगी। आफ्टर दैट डॉक्टर इनसे सियोन के बारे में कुछ सवाल कर रहा होता है, जिसका जवाब सिर्फ ताइयोंग ही दिए जा रहा था क्योंकि वूजिन को कुछ पता ही नहीं होता। जो देखकर उसे रियलाइज हुआ कि सच में मुझसे ज्यादा तो ये सियोन का ख्याल रख रहा है। जबकि डॉक्टर ने बताया कि उसे एंजाइटी के सिम्टम्स लग रहे हैं, आप दोनों को उसे ज्यादा टेंशन देनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट सीन से वूजिन ने सियोन को ज्यादा टाइम देना शुरू कर दिया था और उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। उसे सॉरी भी करती है कि इससे पहले मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाई। जबकि ताइयोंग अभी भी उसको देखकर नजरें चुरा रहा होता है और बाहर आकर वो खुद को ही कोस रहा था कि मैंने उसको इतनी सारी बातें क्यों बोल दी थी। खैर अब वो उसके लिए और सियोन के लिए कुछ अच्छा सा खाने को बाय करता है और फिर घर ले आया था ताकि वूजिन इसे देखकर खुश हो जाए। तभी डोरबेल बजी और जब वूजिन ने कैमरा में जाकर देखा तो वो पर्क था, जबकि वो कह रहा था कि मैं प्रॉपर्टी ओनर हूँ। वूजिन के तो पांव तले जमीन ही निकल गई कि अब हम इसके सामने कैसे जाएंगे, और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म हुआ। गाइज इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको जरा वेट करना होगा क्योंकि इसके बाकी के एपिसोड्स अभी तक रिलीज नहीं हुए।